तो आज अब नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि अध्याय 2 और धारा 4 से लेकर के 13 तक का प्रावधान है दंड का। यानी कि पहला अध्याय आपने कल पढ़ लिया प्रारंभिक वाला। उसके पहले आपने भारतीय न्याय संहिता के 20 अध्याय और 358 धाराओं में क्या-क्या है, कैसे पढ़ना है ये आपने देखा था। आज हम आपको अध्याय 2 यानी दंड से संबंधित जो विषय इसमें दिए गए हैं, उसके बारे में आपको एक-एक करके बताते हैं। चलिए आप तैयार हो जाइए। तो पहला यहाँ पर देखेंगे दंड। दंड के विषय में आप लिख सकते के विषय में। ये अध्याय 2 में है और इसमें जो धाराएँ हैं 4 से 13 तक। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूँ, इसमें दंड के प्रकार कौन-कौन से हैं, वो आप जानेंगे। आजीवन कारावास क्या होता है, वो जानेंगे। जुर्माने और कारावास से जब दंडित किया जाता है किसी व्यक्ति को और वह जुर्माना नहीं दे पाता है, तो उसकी अतिरिक्त कारावास की अवधि क्या होती है, ये आप जानेंगे। एक ही कार्य आदमी करता है और उसमें कई सारी बातें शामिल होती हैं। उसको मिला करके कोई अपराध बनता है तो सज़ा कौन-कौन से कार्यों के लिए उसको मिलेगी, ये आप जानेंगे। और एक नई चीज़ शामिल की गई है इस बार भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें एकांत में इसको पहले कहा जाता था, जैसे कुछ खतरनाक आतंकवादी होते थे या बड़े अपराधी होते थे जिनको और मुजरिमों के साथ नहीं रखा जाता था, तो एकांतवास में उनको डाला जाता था। उससे संबंधित अपराध भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो उन सब के बारे में आप इस दंड वाले चैप्टर में जानेंगे। तो एक-एक करके पहले हम धारा 4 देखिए। धारा 4 आप कर सकते हैं दंड के प्रकार। दंड के प्रकार में जो पहला इसका आता है यानी कि क। इंग्लिश में जो लोग लिखते हैं वो ए लिख सकते हैं। क। क में आता है मृत्यु। कि मृत्यु दंड। है आजीवन कारावास। ग इसमें आ जाएगा कारावास। कारावास में 2 होते हैं, कठोर, दूसरा है सादा। है संपत्ति की जप्ती। संपत्ति की जब्ती। वह है जुर्माना। और इसके बाद अभी हम आपको एक-एक करके इन सब के बारे में पढ़ाएँगे। पूरा चैप्टर इन्हीं इसी पर आधारित होता है। सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा। अब देखिए, पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय न्याय संहिता के पहले, उसमें ये सामुदायिक सेवा का प्रावधान दंड के अंतर्गत नहीं किया गया था। इस बार इसमें शामिल किया गया है। इसमें कुछ काले पानी वगैरह से संबंधित जो सजाएँ होती थी, जिसका निरसन कर दिया गया था 1948 में, वो सब मिटा दी गई हैं। धारा 53 के तहत वहाँ पर प्रावधान होता था, यहाँ पर धारा 4 के तहत है, यानी कि पहले ही दंड बता दिया गया है कि इस संहिता में आने वाले अपराधों को अगर आप करेंगे, तो आपको इस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि इसके पहले जब भारतीय दंड संहिता में पढ़ाता था, तो अलग-अलग जगहों से चैप्टर उठा करके पढ़ाता था ताकि वो सीक्वेंस ठीक रहे, पढ़ना समझ में आए। इस बार भारत सरकार ने खुद ही सीक्वेंस ठीक कर दिया है।
तो अब हम लोग अध्याय 1 से लेकर के 20 तक सीधा-सीधा पढ़ते जाएँगे क्योंकि अब वो तरीके ठीक कर दिए गए हैं, उस आसान हो गया है। अब यहाँ पर देखिए एक-एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है मृत्युदंड, यानी कि दंड कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है? तो सीधा उत्तर है कि 6। धारा 4 के अंतर्गत पहला है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, चौथा है संपत्ति की जप्ती यानी संपत्ति को जब्त कर लेना, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का मतलब होता है किसी एनजीओ के माध्यम से या स्वतः समाज की सेवा करना, अपने समुदाय के लोगों के विकास के लिए, उनकी के लिए, उनको मदद के लिए सेवा करना, जैसे बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, विकलांगों की सेवा करना, इस तरह के दंड का प्रावधान किया गया है इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अब देखिए, एक-एक करके पहले हम लोग मृत्यु दंड को समझ। मृत्यु दंड देने का इस दुनिया में अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके हैं। कहीं पर पत्थर मार-मार करके मार देने का उपाय किया गया है। कहीं पर सर कलम करने का उपाय किया गया है। कहीं पर कुछ पाश्चात्य देश हैं जहाँ पर जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको नींद में सुला दिया जाता है ताकि दर्द। हमारे यहाँ कहीं हमारे यहाँ मृत्यु दंड देने का एकमात्र तरीका है और वो है फांसी। यानी कि उस अपराधी को जिसको मृत्यु दंड दिया गया है, एक निश्चित समय और तिथि पर उसके चेहरे को कपड़े से ढक करके फंदे से लटकाया जाएगा, जो नीचे जा करके मृत्यु होगी। एक अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें मृत्यु होगी ताकि उसको देख करके लोगों को पीड़ा ना हो। मतलब एक जघन्य तरीके से नहीं मारा जाता है, उसको बस मृत्यु दंड देना है, तो उसके सारे उपाय किए गए हैं। ना हो, लोगों को ग्लानि ना हो, तो मृत्यु दंड देने का एक ही तरीका है, फांसी। फांसी में कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि रस्सी टूट गई तो क्या होगा? तो पहली बात कि रस्सी आज तक कभी टूटी नहीं, क्योंकि शरीर का वजन, गले की नाप लेकर के एक्सपर्ट के द्वारा ऐसी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। डॉक्टर होते हैं जो उनको चेक करते हैं कि इसकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सब सवाल ऐसे ही लोग पूछते रहते हैं, इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं होता है। ये ध्यान में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। आजीवन कारावास, इसको थोड़ा-सा समझिएगा। आजीवन कारावास को लेकर के कुछ हमारे कानून में भी, न्यायालयों में भी ऐसे विवाद रहे हैं। कई लोग कानून का सहारा लेते हैं, तो क्योंकि हमारे जो भारतीय दंड संहिता थी और जो भारतीय न्याय संहिता भी है, इसमें आजीवन कारावास का एक टाइम लिख दिया गया था कि आजीवन कारावास 20 वर्ष तक होगा। पर बहुत सारे मुकदमों में सबसे पहले तो 1961 का अ, जो हमारा केस था, एक केस था गोपाल विनायक गोडसे बनाम स्टे, हाँ, लिख दे रहा हूँ। गोपाल विनायक गोडसे का केस है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 1961 का है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी इंसान के जीवन की अवधि का को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए आजीवन कारावास की अवधि का भी निश्चित निर्धारण नहीं हो सकता। आजीवन कारावास का अर्थ होगा जीवन पर्यंत का कारावास। देखिए यहाँ पर धारा 6 में 20 वर्ष बताया भी गया है। नई संहिता में भी कहा गया है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष के समय के समतुल्य होगा, जब तक कि कोई अन्यथा प्रावधान ना किया जाए तब तक। तो अन्यथा प्रावधान का मतलब है अगर न्यायालय किसी आधार पर उसको सजा देता है, उसके पास तर्क है ऐसी सजा को बढ़ाने का, तो वो बढ़ा सकता है। और न्यायालय ने कह भी दिया है कि आजीवन का देखिए होता क्या है, तो मान लीजिए कि 18 वर्ष की आयु में आपने एक ऐसा अपराध किया जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है।
अब मान लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला और 20 साल की उम्र तक आपको ये सजा सुना दी गई। 20 साल की उम्र तक ये सजा सुना देने के बाद अगर 20 साल ही आजीवन कारावास हो, यानी कि प्लस 20, इसका मतलब है 40 साल में आप जेल से बाहर आ जाएंगे। 40 साल में जेल से बाहर आ जाएंगे तो यही तो असली उम्र है अब अपराध करने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास का अर्थ होगा जीवन पर्यंत का कारावास, क्योंकि किसी के जीवन की अवधि का निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए आजीवन कारावास अवधि का भी निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये है आजीवन। इसके बाद हम आ जाते हैं कारावास। कारावास दो तरह का है, एक कठोर कारावास और दूसरा है सादा कारावास। ये जेल मैनुअल के आधार पर निर्धारण किया जाता है। कठोर में क्या-क्या आएगा, सादा में क्या-क्या आएगा, इसकी कोई मतलब निश्चित परिभाषा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जेल में बंद हैं, उस जेल का स्थान कहाँ पर है, वहाँ पर क्या-क्या कठोर कार्य कराए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद और इसके पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ की जेलों में किसी को कठोर कारावास दिया गया है। फ़िल्मों में तो आपने देखा होगा कि एक मुजरिम को ले जाते हैं, वो पत्थर तोड़ता है। वहाँ तो पहाड़ी ही नहीं है, पत्थर कहाँ से? बढ़ई का काम, वहाँ पर जानवरों को चारा खिलाने का काम, ऐसे कार्यों को कठोर कारावास में रखा जाता है। किसी किसी जेल में जगह होती है तो खेती का भी काम होता है, कठोर कारावास होता है। लिफाफे बनाना, नाई का काम करना, ये सादा कारावास। तो ये जेल मैनुअल के आधार पर वहाँ पर तय किया जाता है कि कठोर क्या होगा और सादा क्या होगा। अब इसमें देखिए एक धारा 5 के तहत एक प्रावधान किया गया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कठोर और सादा कारावास को लेकर के धारा 7 में 5 का प्रावधान अभी मैं आपको बता, धारा 7 में कहा गया है कि किसी कारावास की अवधि का पूरा भाग या उसका कोई भाग सादा अथवा कठोर हो सकता है। देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं तो यहीं पर मैं धारा 7 कर देता हूँ कि मैं इसको तो आप समझ, धारा 7 कठोर कारावास, सादा कारावास है। तो धारा 7 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो कारावास की सजा सुनाई गई है, उसका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। कुछ हिस्सा कठोर हो सकता है, कुछ हिस्सा सादा हो सकता है। ये पहले और बाद कभी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास दिया गया। अब इस 10 वर्ष में 5 वर्ष कठोर भी हो सकता है और 5 वर्ष हो सकता है। पूरा 10 वर्ष कठोर हो सकता है और पूरा 10 वर्ष भी हो सकता है। अब ये पहले कठोर चलेगा कि पहले सादा, ये भी न्यायालय तय कर सकता है कि पहले कठोर कारावास भुगतना है या सादा कारावास भुगतना है। कारावास कठोर और सादा भी आप समझ गए धारा 7 के। यहाँ पर धारा 5 को भी आपको जानना ज़रूरी है, जैसे आजीवन कारावास दिया गया है या मृत्यु दंड दिया गया। इसका लघुकरण हो सकता है, यानी कि धारा 5। अब आप मत सोचिएगा कि पहले मैंने 4 बताया, फिर 7 बता रहा हूँ, फिर 5 बता रहा हूँ, उसके बीच में 6 बताया था। ये प्रकरण जैसे-जैसे आएगा, वैसे-वैसे इन धाराओं को व्याख्या करते हुए समझा दूँगा। धारा 5 है लघुकरण। लघुकरण।
यानी कि किसी व्यक्ति को जो कारावास या किसी दंड से दंडनीय है, उसका समुचित सरकार, समुचित मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसका लघुकरण कर सकती है किसी और दंड में, यानी कि कम कर सकती है। केंद्र सरकार का मतलब, अब समुचित सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आएंगे। तो केंद्र सरकार वहां लिया जाएगा जहां पर मृत्यु दंड दिया गया है या फिर ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध किए गए हैं जहां केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां केंद्र सरकार इसका लघुकरण कर सकेगी। और जहां पर मृत्यु दंड या कोई भी दंड से दंडित किया गया है और उस विधि के विरुद्ध अपराध किया गया है, जहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, तो राज्य सरकार उसे लघुकरण कर सकेगी। समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा, दोबारा सुन लीजिए। मैं दोबारा बोलूंगा तो समझ ज्यादा जाएगा, आप खुद वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जैसे अवैध संपत्ति है, संपत्ति के किसी अपराध में सजा हुई है, संपत्ति जब्त की जाती है, उसका हर्जाना वसूला जाता है और पीड़ितों को दिया जाता है। संपत्ति की जब्ती है। मुख्य मुद्दा अब यहाँ आता है जो सबसे टेक्निकल है, वो है जुर्माने। यहाँ पर वो देता हूँ और जुर्माने के बारे में समझाता हूँ। जुर्माना कई तरह के प्रावधान हैं। जैसे पहला जो प्रावधान है जुर्माने को लेकर के, धारा 8 में, आप 4 समझ गए, 5 समझ गए, 6 समझ गए, 7 समझ गए। धारा 8 में कहा गया है, यदि जुर्माना देने में कोई व्यक्ति विफल रहता है। पहले क्या था, अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग जुर्माने को लेकर के प्रावधान थे। इस बार धारा 8 में ही सब है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ जुर्माने से दंडित किया गया, से दंडित खाने की कम उचित नहीं है। तीसरा, कारावास और जुर्माना से दंडित। और चौथा है, ठीक है, यहाँ जुर्माना हो गया, ठीक। अब एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर किसी दंड के लिए केवल जुर्माने से किसी अपराध के लिए केवल जुर्माने से आपको दंडित किया गया है और आप जुर्माना नहीं दे पाते, तो उसके बदले आपको कारावास की सजा सुनाई जाएगी। कितनी होगी अभी बताऊंगा। जुर्माने की रकम निश्चित नहीं, यानी कि कभी-कभी होता है कि कारावास के साथ जुर्माना दिया जाता है या किसी अपराध में केवल जुर्माना होता है, पर जुर्माना कितना होगा ये निश्चित नहीं होता। जुर्माने की रकम निश्चित रूप से कानून में लिखी नहीं गई होती है, तो वहां पर कहा गया है कि जुर्माना अमर्यादित होगा। अमर्यादित यानी असीमित होगा, इस सीमा कुछ भी हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। यानी कोशिश की गई है कि जुर्माने की रकम कम से कम जमा की जानी चाहिए, अत्यधिक जुर्माना नहीं लगना चाहिए। कारावास और जुर्माना दोनों से अगर दंडनीय है।
यानी कि अगर आपको कारावास मान लीजिए कि आपको 10 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया और यहां पर आप जुर्माना नहीं दे पाते, 10 वर्ष की सजा तो आप भुगतेंगे ही, जुर्माना नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपको अतिरिक्त कितना कारावास मिलेगा? यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि जिस अपराध के लिए आपको दंडित किया गया है, उस अपराध की अधिकतम अवधि जितनी होती है, उसके 1/4 से अवधि से ज्यादा आप दंडित नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कि एक अपराध है जिसमें 12 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, इसी में आपको 10 वर्ष का कारावास दिया गया है। इसी अपराध के लिए आपको 10 वर्ष का कारावास दिया गया है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा हुआ है। तो दो, हाँ, दंड दो दिख रहे हैं, एक है 12 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष। उस अपराध के लिए अधिकतम जो कारावास की अवधि निर्धारित है वो है 12 वर्ष, लेकिन मिली है आपको कितनी? 10 वर्ष। 5,000 रुपए जुर्माना लगा। अब यहां पर क्या है कि 10 वर्ष का कारावास तो आप भुगतेंगे ही, जुर्माना नहीं जमा कर पाने की वजह से उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का अधिकतम 1/4, ये जो 1/4 है वो इसका होगा या इसका होगा? कई लोग, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा तो कई लोग क्या बताते थे, कई लोग इसका बता देते थे, यानी कि जो भी मैं यहाँ लिखता था, कुछ लोग पहले का 1/4, कुछ लोग दूसरे का 1/4। वो ध्यान नहीं देते थे कि उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि का अधिकतम 1/4 12 का 1 का, क्योंकि 12 वर्ष उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि होती है, मिला उसको 10 वर्ष। उसको 2 वर्ष मिल सकता है, 5 वर्ष मिल सकता है, 8 वर्ष मिल सकता है, 12 वर्ष भी मिल सकता है, तो वहां पर निर्धारण नहीं हो पाएगा कि किसका 1/4 करना है। कारण यहां से है कि 12 वर्ष की जो अवधि है, अधिकतम अवधि, उसका 1/4 से दंडित किया जाए। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, मान लीजिए कि इसको 5 महीने की अतिरिक्त कारावास दिया गया, जुर्माना नहीं दे पाया ये, तो इसको 5 माह का अतिरिक्त कारावास दिया गया, यानी 5 माह, और इससे पहले जो था 10 वर्ष। 10 वर्ष, 10 10 वर्ष इसने भुगत लिया, जुर्माना नहीं दे पाया, इसलिए ये सजा मिली हुई है। लेकिन जेल में काम करते हुए उसको कुछ मजदूरी मिली, कुछ इनकम उसकी हो गई, और जब वो जुर्माने वाली सजा भुगत रहा है, तो पहले महीने में उसके पास 4,000 रुपए हो गए। पहले महीने में इकट्ठा कर लिया उसने कितना? 4,000 रुपए। अगर पहला महीना खत्म होने से पहले वो 4,000 रुपए जमा कर दे, पहला महीना खत्म होने के बाद ही उसको रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वो 1 माह ही कारावास भुगतेगा, 4 महीने पहले उसको छूट मिल जाएगी, क्योंकि उसने बाकी की जुर्माने की रकम को जमा कर दिया। अब ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे ले आओ और यहाँ पर छूट ले लो, ये नहीं मिलेगा। ये सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये जो अतिरिक्त सजा मिली हुई है, इसको उस अनुपात में पैसे चुका करके जुर्माने वाली सजा को कम कराया जा सकता है। तो जुर्माने से सिर्फ दंडित है। अब ये मुद्दा रह गया है, ये आप समझ गए, जुर्माने की रकम निश्चित नहीं है, तो वह राशि जो होगी अत्यधिक नहीं होगी, लेकिन अमर्यादित होगी। कंफ्यूजन ना हो, अमर्यादित का मतलब कोई सीमा तय नहीं की गई, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि बहुत ज्यादा
नहीं होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये न्यायाधीश डिसाइड करेगा अपने के आधार पर और तर्कों के आधार पर। ये आप समझ गए, कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय है, और जुर्माना नहीं दे पाता है तो जिस कारावास से दंडनीय है जिस अपराध से, उस अपराध में जितनी भी सजा का अधिकतम प्रावधान है उसके 1/4 से वह दंडित किया जाएगा। ये आप समझ गए। अब मुख्य मुद्दा यहाँ, जुर्माने से दंडित। अगर किसी व्यक्ति को केवल जुर्माने से दंडित किया गया है, केवल जुर्माने से दंडित किया गया है और वह जुर्माना नहीं दे पाता, तो उसे कितना दंड मिलेगा? देखिए, यहाँ पर है 5,000 रुपए तक अगर जुर्माना है, तो इसको जो दंड मिलेगा कारावास का, वो है अधिकतम 2 माह। अगर 5,000 रुपए से अधिक और 10,000 रुपए तक है, यानी कि 5,000 से 10,000 तक है, तो इसको 4 माह तक का कारावास मिल सकता है, अगर वह जुर्माना दे पाने में सक्षम नहीं हो पाया है तो। और अगर इससे अधिक है, यानी कि 10,000 से अधिक है, तो अधिकतम है 6 माह। अधिकतम अधिकतम 6 माह तक का कारावास। इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध में अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाता है, तो उसे अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? उत्तर है 6 माह। अब आपको लग रहा होगा कि 6 माह की कौन-सी सज़ा है? और बड़ा होना चाहिए। भाई वो अपराध ही बड़ा नहीं है, कि कोई अपराध जिसमें कारावास की सज़ा ही नहीं है, केवल जुर्माने की सज़ा से दंडित किया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह अपराध बहुत ही छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर अधिकतम कारावास 6 माह तक का ही रखा गया। तो धारा 8 तक आप पहुँच गए। इसके बाद हम आ जाते हैं धारा 9, 10, 11, 12 छोटी-छोटी धाराएँ हैं, तो इसको आप समझ लेंगे तो ये पूरा भी हो जाएगा। अब कर देता हूँ पूरा। धारा 9, कई अपराधों से मिलकर होने वाले अपराध। कई कार्यों से, कार्य एक ही होगा पूरा मिला करके, और उसमें बार-बार प्रयास किया गया। कई आपराधिक कार्यों से मिलकर होने वाले अपराध के लिए दंड का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, पर कानून में लिखा है इसलिए आपको पढ़, जैसे आप किसी व्यक्ति को 5 लाठी मारते हैं। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और इसको बी 5 लाठी मारता है, तो उपहती या घोर उपहती का अपराध इसके ऊपर दर्ज होगा, यानी गंभीर चोट का अपराध दर्ज होगा। 1 वर्ष का कारावास है। 1 वर्ष का कारावास 1 वर्ष से मतलब सामान्य 1 वर्ष का है, कुछ परिस्थितियों में 7 वर्ष तक का। तो 1 वर्ष तक का कारावास है। अगर ये 1 लाठी भी मारता, तब भी इसको 1 वर्ष का ही कारावास होता।
अगर इसने 5 लाठी मारा है, तब भी इसको 1 वर्ष का ही कारावास होगा, ना कि 5 वर्ष का कारावास होगा 5 लाठियों के बदले। तो कानून बस क्लियर करना चाहता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपने 1 लाठी मारा जिसकी सज़ा 1 साल होती है और अगर आपने उसको 5 लाठी मार दिया है, तो हम 5 वर्ष की सज़ा नहीं देंगे हर लाठी के बदले, तो सज़ा ही मिलेगी। यानी कि कई कार्यों से मिल कर के, जैसे बार-बार मारा, पैर से मारा, गाली दिया उसको, इससे मिल कर के संपूर्ण रूप में जो अपराध घटित हुआ अंत में, उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है, वही सज़ा की ये बात धारा 9 में कही गई है। देखिए, मैं क्रम से सारी धाराओं को यहाँ बता रहा हूँ, पर इतनी सारी धाराएँ आपसे पूछी नहीं जाती हैं। अभी क्योंकि शुरुआती क्लास है, एनएस का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है संसद के द्वारा, तो वहाँ पर ऐसी-ऐसी धाराएँ बनाई गई हैं कि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जब बड़े चैप्टर खुलेंगे, जैसे साधारण अपवाद है, अब उसमें आप जाएँगे 14 से लेकर के 44 तक, यानी कि 30 धाराएँ, 30 नहीं पढ़नी है, वहाँ 30 इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो सप्लीमेंट्री धाराएँ होती हैं, एक-दूसरे की सहायक धाराएँ होती हैं, तो वहाँ उनकी आवश्यकता, क्या आप समझ गए? लेकिन मान लीजिए ए को बी ने ए को 5 लाठी मारा, 1 वर्ष की सज़ा इसको रहेगी। इसी दौरान सी आ जाता है, इस झगड़े को छिड़वाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए आ जाता है। बी ने 2 लाठी सी को भी, 2 लाठी इनको भी दिया, तो ये एक अलग अपराध होगा जो कि सी के द्वारा दर्ज किया जाएगा, तो इसके लिए इनको अलग से 1 वर्ष की सज़ा मिलेगी। अगर न्यायालय चाहे तो दोनों सज़ाओं को एक साथ चला सकता है, अगर न्यायालय चाहे तो अलग-अलग भी चला सकता है, 2 वर्ष तक की। एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही कार्य में जितने भी स्टेप उठाए गए हैं, फाइनली जो अपराध घटित होता है, उसके लिए दंड दिया जाएगा। ये धारा 9 का प्रावधान। के बाद हम लोग आ जाते हैं धारा 10 में। बता दूं? धारा 10, जैसे कई अपराध हुए हैं। मान लीजिए, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, बाकी पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ मिलेगा। कई अपराधों पीड़ित व्यक्ति को एक अपराध में दोषी होने पर दंड, थोड़ा पानी। देखिए, कई अपराध हुए। एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए, के ऊपर कई सारे अपराध वाली धाराएं लगी हुई। ये साबित होता है कि अपराध में इसकी भागीदारी है, यानी कि वो दोषी है, यानी दोष सिद्ध होता है। पर ये संदेह है कि इनमें से कौन सा अपराध क्या है। दोष सिद्ध है, संदेह किस बात का है? कौन सा अपराध हुआ, ये एक संदेह यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये तो तय है कि अपराध किया है ये, कौन से अपराध में शामिल है इसके पर्याप्त सबूत नहीं, तो इसको उस दंड से दंडित किया जाएगा जो इन सभी अपराधों में सबसे कम दंडनीय होगा, यानी जिसमें सबसे छोटी सजा होगी, उससे दंडित किया, मतलब से
छोटी सजा से दंडित किया। ये है धारा। इसके बाद आ जाता है धारा 11 एकांत परिरोध, जो हमने आपको बताया था कि एकांतवास में खतरनाक मुजरिम को डाल दिया जाए। एकांत परिरोध बोलते धारा 11 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पहले ये स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं था भारतीय दंड संहिता में, इसमें डाला गया है, तो निश्चित रूप से सवाल बन सकता है। देखेंगे यहाँ पर धारा 11 एकांत परिरोध। कभी कभी होता क्या है, किसी मुजरिम को इसकी पहली शर्त होती है पहली शर्त है वो है कि इसमें कठोर कारावास ही होना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सादा कारावास मिला है तो उसको एकांत परिरोध नहीं किया जा सकता, यानी कि एकांतवास में डाला नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे न्यायालयों में अंग्रेजी उर्दू का मिक्स भाषा चलती है। तो इसको जेल में आप कभी जाएंगे तो एक जगह होती है, उसको तन्हाई बोलते हैं, इसी को एकांत परिरोध कहा गया है। उसको एक जगह पर डाल दिया जाता है। इसमें क्या है, इसकी शर्तें हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा हुई है 3 माह से ज्यादा एकांत परिरोध में नहीं रखा। पहली बात है कठोर कारावास। दूसरा है 3 माह अधिकतम एकांत परिरोध हो सकता है, इससे अधिक नहीं। और इस 3 माह में भी एक बार में, क्योंकि एक बार में हम 14 दिन ही रखा जा सकता है। एक और शर्त है इसमें, अगर किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में मतलब 3 महीने तक 3 महीने का ही कारावास दिया गया है, 3 महीने का ही कारावास दिया गया है, 3 साल तक का कारावास दिया गया है, लिख देता हूं, 3 वर्ष तक का कारावास है और एकांत परिरोध 1 महीने का दिया गया है। एकांत परिरोध 1 महीने का है तो एक बार में अधिकतम 7 दिन तक ही एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। लिख दूंगा तो आपको याद रहेगा। अधिकतम 7 दिन एकांत परिरोध, तन्हाई बोलते हैं इसको। यानी कि पहली शर्त है कठोर कारावास हो, दूसरा है कि 3 माह अधिकतम एकांत परिरोध हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, एक बार में 14 दिन हो सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास अगर है किसी व्यक्ति को और उसको एकांत परिरोध देना है और एकांत परिरोध 1 महीने का दिया गया है, तो एक बार में 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं हो सकता है। एकांत में जाएगा, एकांत में रखा क्यों जाता है पहले जान लीजिए। जो बहुत जघन्य अपराध करते हैं, कर चुके हैं, उनकी मानसिकता बदल चुकी है, उनको तन्हाई में यानी एकांत में इसलिए रखा जाता है और वहां पर न्यूज़पेपर नहीं आएगा, कोई टीवी चैनल नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, ताकि आगे का क्या हो रहा है उनको पता न चले, तो इंसान पीछे जा करके देखे।
याद करेगा बचपन में, कैसे बचपन में खेला, कैसे उसका दिमाग बदला गया और कैसे वो तो एक पश्चाताप करने का मौका मिलता है, जिससे माना गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि इससे उसके अंदर सुधार आने की संभावनाएँ हो जाती हैं, इसलिए रखा जाता है। फिर एक साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा, पता चला कुंठित हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया, आत्महत्या करने को प्रेरित हो गया, इन सब चीज़ों ये समय निर्धारित किया गया है, एक बार में 14 दिन और अगर छोटा परिरोध है 1 महीने तक का, तो उसको एक बार में 7 दिन तक का ही रखा जा सकता है। धारा 11 में एकांत परिरोध आप समझे। अब इसके बाद और हाँ, इसमें थोड़ी एक बात और जान लीजिए। एकांत परिरोध जैसे मान लीजिए किसी को 7 दिन एकांत परिरोध दिया गया, अधिकतम मान लीजिए 7 दिन या फिर दूसरे मामले में 10 दिन का दिया गया। तो जिस भी मामले में दिया जाएगा, तो अगला एकांत परिरोध आने से पहले जो बीच का अंतराल होगा, यानी वो अंतराल भी कम से कम 14 दिन, यहाँ कम से कम 7 दिन का होगा। ये नहीं कि 7 दिन का एकांत परिरोध दिया, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते, तो 1 दिन का गैप दो, 8वें दिन फिर पकड़ के ले आओ उसको, ऐसा नहीं। जितने दिन का एकांत परिरोध दिया गया है, अगला एकांत परिरोध करने से पहले उतने दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा और गैप आप दे सकते हैं। अब आते हैं धारा हमें तो आप लोग जो पीडीएफ नोट्स अपलोड किया गया है, उसको जब आप लोग रिवाइज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें एक ही बार में आपको बिल्कुल तैयार हो जाया करेंगी। धारा 12 अच्छा देखिए, धारा 12 तो का ज़िक्र तो मैंने पहले ही कर दिया, धारा नहीं डाला, हालाँकि वो नहीं है। तो ये अंतराल है, यानी कि 7 दिन के बाद कम से कम 7 दिन का अंतराल या 14 साल, यही धारा 12 का प्रावधान है, वो आप ये धाराओं को याद करने को क्योंकि इतनी धाराएँ ना आप याद कर सकते हैं, ना वो पूछ सकते हैं। वो वही धाराएँ पूछेंगी जो बहुत हाइलाइटेड होती हैं, जो अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं एफआईआर वगैरह दर्ज करने में, कानूनी कार्रवाई करने में, वही धाराएँ पूछी जाती हैं। वो मुश्किल से जब 511 धाराएँ आईपीसी में होती थीं, 70-80 धाराओं को मैं याद करा देता था, काम उससे पूरा अब कम हो गई हैं, हालाँकि बहुत सारी बातें अलग-अलग धाराओं में थी, एक ही में डाल दी गई हैं, तो इससे आपका काम भी आसान हो गया। 358 धाराएँ हैं, तो 8 धाराएँ अगर आप याद कर लेंगे, तो पूरा हो जाएगा, उसमें नहीं ज़रूरत है और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, तो भी अच्छी बात है। तो लास्ट धारा 13 देखिए, धारा 13 जैसे आप लोगों के मन में भी आता है कि कोई व्यक्ति अगर पहले से अपराध किया हुआ है, दोषी करार दिया गया, फिर से अपराध करता है, तो फिर उसको कितनी सज़ा मिले? बस यही है धारा। यानी कि पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध पर दंड। अगर कोई व्यक्ति जैसे ये है ए, ए ने कोई अपराध किया है और इसके लिए इसको दोषी करार दिया गया है। दोषी करार देते हुए अगर यह दोबारा अपराध करता है, यानी दोष सिद्ध होने के पश्चात दोबारा अपराध करता है और जो अपराध करता है, देखिए नया अपराध नया अपराध करता है, तो इसके लिए जो इसे दंड मिलेगा, में 2 बातें। पहला, अगर वो नया अपराध 3 वर्ष या से अधिक
दंडनीय है तो से मिलेगा 10 वर्ष से आजीवन कारावास। 10 वर्ष से आजीवन। और अगर जो अपराध उसने किया है वो 3 वर्ष से कम से दंडनीय है, 3 वर्ष से कम से दंडनीय है, तो जो अपराध किया है उतनी ही सजा उसको अतिरिक्त होगी। बस यही है मुख्य जो सवाल है वो, यानी कि पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा दोबारा अपराध किया जाता है और जो आपराधिक कार्य किया जाता है उसमें दंड 3 वर्ष या उससे ज्यादा का है, तो उस व्यक्ति को इस नए अपराध के लिए 10 वर्ष आजीवन कारावास, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक। तो धारा 4 से लेकर के 13 तक आपने इसको पढ़ लिया है। एक एक धारा को मैंने को बता दिया है। हमेशा जब भी ये लेक्चर सुनिए उसके बाद पीडीएफ, ज्यादा नहीं होता, 1 पेज 1.5 पेज का पीडीएफ है, आप उसको तुरंत पढ़ लीजिए, तुरंत पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसका उत्तर देता रहूंगा। कल देखते हैं। आज ये इतना ही।